जो स्टार्टिंग में यूनिट 1 है हमारे पास, ठीक है, और वो यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो चैप्टर 1 है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स है ना। तो चैप्टर 1 जो है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलो, यूनिट 1 का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पे जो 3 चीजें मैंने लिखी है तुम्हारे सामने, इसको किस तरीके से बांटा हुआ है? सबसे पहले बांटा हुआ है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एंथर, स्टिग्मा, ठीक है, पॉलिनेशन, ये सब। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फिर डिलीवरी कैसे होती है, ये सब इसमें दे रखा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि जो मेल हैं उनमें कौन सी बीमारी हो सकती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, एड्स हो सकता है, ठीक है, गोनोरिया हो सकता है, सुना होगा ना, निसीरिया, गोनोरिया, वॉट्स सुना होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस सुना होगी। तो जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, उसका शरीर बहुत भारी है और उसकी बॉडी जो है वो बेबी कंसीव नहीं कर पाई, मतलब फीमेल है और मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो कैसे हो गए? इनफर्टाइल हो गए। कैसे हो गए? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल को क्या ऑप्ट करना पड़ेगा? इनफर्टाइल को आईवीएफ, सुना होगा ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कौन सी चीज लेनी पड़ेगी? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये किस चैप्टर में पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। साथ साथ बोलोगे जब भी बोल तुमसे, ठीक है, चुपचाप मुंह में बनने नहीं रहा है। यूनिट 2, ठीक है, बोलते रहोगे, थोड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा। यूनिट 2 जो है वो तुम्हारी है किसके ऊपर? जेनेटिक्स पे। किस पे है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी हार्ड यूनिट मानी जाती है, ठीक है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है उसमें तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 आता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब अगर तुमने प्रिंसिपल समझ लिए किसके? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता था कि पेरेंट्स से हमारे पास जो कैरेक्टर आते हैं, है ना, आगे किसी बोलना है, तो पेरेंट्स से हमारे पास कैरेक्टर क्या करते हैं? आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और हम पेरेंट्स से कितना अलग है उसे कहते हैं? वेरिएशन। इसका तुमने क्या समझा? प्रिंसिपल। अब इसका डीप रीजन क्या है? मतलब प्रिंसिपल समझा है ना अपने से, पर इसका डीपली रीजन क्या है? उसके लिए कौन सा चैप्टर है? 5। कौन सा चैप्टर है? 5, और उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो इसके नाम से क्या समझ में आता है कि तुम्हें जो इनहेरिटेंस वेरिएशन के बेसिक जो तुमने पढ़ा उसमें डीपली क्या कारण है वो कौन से में पता चलेगा? चैप्टर 5 में पता चलेगा।
है, ठीक है, हम डीएनए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ आ रही बात, वो पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब आता है चैप्टर नंबर 6, ठीक है भाई सेक्शन। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है एवोल्यूशन। क्या नाम है? एवोल्यूशन। तो इसमें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि हम अर्थ पे जिंदगी पहली बार कब आई, कैसे आई, ठीक है, फिर वो जिंदगी आई तो सच में क्या वो थ्योरी सच थी या गलत थी, उसके प्रूफ पढ़ेंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं, है ना, क्या होता है फॉसिल्स, डेड डीके ऑफ एनिमल्स, सुना है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं, हमारे कौन से ऑर्गन है जो बाकी लोगों से मैच करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो किसमें पढ़ेंगे हम? एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम करा है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 हो गई खत्म, जिसका नाम क्या आएगा? जेनेटिक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर तुम्हारे माइक्रोब से रिलेटेड है, माइक्रोब से रिलेटेड। तो माइक्रोब्स हमें क्या करते हैं? बीमारी करते हैं। और माइक्रोब्स हमें और क्या करते हैं, बताओ भाई सेक्शन। माइक्रोब्स और क्या करते हैं? बीमारी के अलावा और क्या करते हैं? कुछ फायदा भी देते हैं माइक्रोब्स, बताओ सेक्शन। कैसे? एग्जांपल, बैक्टीरिया का कोई एग्जांपल बताओ कि हमें ऐसे फायदा देता है, जो हमने पढ़ा था याद है। हाँ, कर्ड बनाते, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस यूनिट का नाम है ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट का नाम है ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर आते हैं 2, एक आता है चैप्टर 7 और एक आता है चैप्टर 8। चैप्टर 7 का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, हमारी सेहत, ठीक है, और हमारे अंदर होने वाली कॉमन डिजीजेस, ठीक है भाई। तो ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन वेलफेयर में। अब जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हम बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एड्स, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ठीक है, और भी जितनी भी मतलब मैक्सिमम तुमने बीमारी देखी उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी आती है तो कैसे काम करती है, उसमें यही दवा क्यों दी जाती है, ठीक है, या इसी जगह पे क्यों इफेक्ट पड़ता है। जैसे डेंगू में सुना होगा प्लेटलेट कम हो जाती है, तो क्यों कम हो जाती है। मलेरिया में सुना होगा रेड ब्लड सेल कम हो जाती है, तो क्यों कम हो जाती है। तो उस चैप्टर में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमें इसमें बताया जाएगा कि कौन सा माइक्रोब्स हमारे लिए काम करता है घर में, जैसे दही बनाने में, इंडस्ट्री में दारू बनाने के लिए, ठीक है, तो उनके बारे में बताया जाएगा। माइक्रोब्स खेती में कौन से काम आते हैं, खेत की उपजाऊता बढ़ाने के लिए। तो इसमें पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? माइक्रोब्स के ऊपर। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो दोनों माइक्रोब्स से रिलेटेड ही है, ठीक है, इसमें भी बीमारी हो रही है, इसमें बीमारी नहीं हो रही, फायदा बताया जा रहा है, पर है माइक्रोब से। क्लियर होगी बात यहाँ पे। और थर्ड यूनिट के बाद हमारी 4th यूनिट आती है, जिस यूनिट का नाम है हमारा बायोटेक, ठीक है। तो अब यूनिट आती कौन सी है हमारी? बायोटेक, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक, ठीक है। तो अब जैसे तुमने यहाँ पर नोटिस करा होगा, पहली यूनिट से रिलेटेड थी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, अगला क्या आ गया? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का 2 ऑर्डर देखा, पहले प्रिंसिपल समझा, फिर डीप समझा, प्रिंसिपल समझा फिर डीप समझा। फिर एक ऐसी यूनिट आ गई जैसे यहाँ पे थी, है ना, रिप्रोडक्शन के बाद एक नॉर्मल यूनिट आ गई, उसके बाद फिर दोबारा कैसी आ गई? एक जेनेटिक्स जैसी यूनिट आ गई, जिसका नाम क्या आ गया? बायोटेक। तो इसमें भी 2 ऑर्डर आएंगे, एक सिंपल चैप्टर मतलब उसका प्रिंसिपल, और दूसरे में क्या समझेंगे? उसका डीप। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड देन उसकी एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, चैप्टर नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक, ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 10 इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो बायोटेक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक एप्लीकेशन, दोनों में से जो वर्ड लिखोगे एक ही बात है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक के बारे में हम कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 10। अब हमारी लास्ट यूनिट आती है, उसका नाम है इकोलॉजी, जो इन सबसे किसी से मैच नहीं खाती, ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग है, उसका नाम क्या है? इकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आती है यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 जो है उसका नाम है इकोलॉजी। तो इसमें हमें इन्वायरमेंट एक्सेट्रा के बारे में समझना है, सुनने में इजी लगती है पर है काफी
तो ये तो एक ऐसा चैप्टर है जो आज शुरू करा दूं तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मतलब इतना छोटा चैप्टर है, ठीक है, आज शुरू करा दूं तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। इतना छोटा चैप्टर है इकोलॉजी का। यहाँ पे तो तुम्हारे सामने सिलेबस है, इसमें समझ में आता है हमारा सिलेबस है कम, ठीक है, टाइम है ज्यादा, ठीक है। दूसरा इसमें बड़े चैप्टर कौन से जिसको तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना। फॉर एग्जांपल तुम्हारे अगर लास्ट में वीक रह गए, फॉर एग्जांपल जैसे ये अब आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर हमारा बायोटेक दोबारा रिवाइज करा दो, हमारा जेनेटिक्स दोबारा रिवाइज करा दो, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर अगर दोबारा रिवाइज कराने पड़ रहे हैं या उनको समझ में नहीं आए हैं अच्छे से, तो इसका मतलब उनके मेन चैप्टर क्या हो गए, वीक हो गए, ठीक है। तो तुम्हारा भी ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारे ये चैप्टर वीक नहीं पढ़ने चाहिए। रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, एवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक्स पूरी हो गई, ठीक है, एंड बायो, ठीक है। ये तुम्हारे जो है ये बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 एक तरीके से 5 6 7 चैप्टर तुम्हारे हो गए, 2 3 2 5 2 7, ठीक है। मतलब आधा सिलेबस तुम्हारे बड़े चैप्टर का, बाकी चैप्टर के आएंगे छोटे, ठीक है, जिनके चैप्टर का साइज बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर तुम्हें ये सिलेबस ध्यान रखना है अपने माइंड में, तो इसलिए इसका ये फोकस होना चाहिए कि तुम्हारे ये चैप्टर वीक नहीं होने चाहिए 12 में। अगर तुम्हें 12 अच्छी करनी है तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो ये तुम्हारा था कि तुम्हारे 12 में कौन कौन से चैप्टर हैं और वो किस ऑर्डर में पढ़ने हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर शुरू होगा। उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं ऑर्डर बता देता हूँ, और तुम्हें इसमें कुछ ऐड करना हो, चेंज करना हो तो उस हिसाब से बताते रहना, ठीक है। और ये लिख लेना ताकि मुझे भी याद रहे, ना भूलूंगा। तो 12th का हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ स्टडी, ये पढ़ाई का ऑर्डर क्या रहेगा हमारा बायोलॉजी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जाएगी वो आएगी हमारे नोट्स, ठीक है। और नोट्स जो है वो हर बच्चे को क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो जो भी टेस्ट होगा और जो भी नोट्स होंगे उसके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड योर नोट्स, जो तुम नोट्स पूरे करोगे, मतलब नोट्स पूरे करने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड नोट्स, ठीक है, एक मंथली क्या बनता है बारहवीं में, मंथली रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। मंथली क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। उस मंथली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बच्चा विनर होगा उसको अपनी पसंद का प्राइज दिया जाएगा। 500 से लेके कोई एक अमाउंट है, उससे ऊपर तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम 500 रुपए ले सकते हो या तुम्हारे पर डिपेंड करता है उससे रिलेटेड कोई सामान चाहिए तो वो ले सकते हो, ठीक है। उसके आसपास रेंज हो 600 का 700 का या पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारे लिए मोटिवेशन भी, तुम्हें ज्यादा पढ़ना है या टॉप रैंक लेना है, ठीक है। तो ये रहेगा। और जरूरी नहीं है हर बार एक ही रहता है, किसी बार 3 भी हो सकते हैं, किसी बार 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मेरे को खुशी है या नहीं, बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। ये चीज रखनी है, अपनी नोट्स कंप्लीट रखनी है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी, तुम अपनी फीस का अमाउंट कुछ तो वसूल कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर जब हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं बायो के, ठीक है, मतलब ये साथ साथ चलेगा, ये नहीं कि पूरा सिलेबस हो जाएगा जब करेंगे, नहीं, साथ साथ चलेगा। नोट्स करा, मान लो फॉर एग्जांपल तुम चैप्टर 1 में एक टॉपिक पढ़ लिया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू, वो मैं तुम्हें साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। अब ये 2 तरीके से हो सकते हैं, तुम लोग बताओगे किस तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें नोट्स करा दिया, ठीक है, और पीवाईक्यू तुम्हें मैंने घर से लिखने के लिए दे दिया समझा के, या पीवाईक्यू तुम्हें मैंने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें बताओ तुम्हें कैसे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, अगर पीवाईक्यू तुम नोट्स के साथ लिखोगे तो तुम्हारे नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो बेकार भी नहीं है, सही भी है, क्योंकि तुम्हारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ रहा है, और उसमें तुम्हारा समय लगेगा ज्यादा, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि तुम्हें मैंने कराया चैप्टर, मतलब वो थ्योरी कराई, और उसके साथ साथ मैंने पीवाईक्यू टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर दिए, मार्क करवा दिए, समझा दिए, ठीक है, और तुम्हें वो करके फिर अब तुम्हारे पर इस साल तो देखो मैंने ऐसे ही कराए थे, नोट्स करा दिए थे चैप्टर 1 के, मान लो मैंने तुम्हें पीवाईक्यू दे दिए प्रिंट करके, और उसमें मैंने मार्क करवा दिया
क्लास चल रही है तो हर क्लास में तुम्हें 5 4 5 4 10 ऐसे मार्क करा रहा हूँ मैं, तो यूं मान के चलो ओवरऑल तुम्हारे एट द एंड वो अगर 7 7 कर रहे हो तो हो जाएंगे, पर इकट्ठे करने बैठोगे ना जब तो मुश्किल हो जाएगा। तो दो बच्चे दो कॉपी बनाते थे, एक नोट्स की बनाते थे और एक इसकी बनाते थे, क्वेश्चंस की बनाते थे। अब तुम पे डिपेंड करता है कि नोट्स और क्वेश्चन एक साथ लिखो और वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे भाई? ये हो गया सेकंड पार्ट। अब बताओ थर्ड पार्ट क्या रहेगा तुम्हारे पास इसके बाद? टेस्ट। थर्ड पार्ट क्या रहेगा? टेस्ट। थर्ड पार्ट क्या रहेगा? टेस्ट, ठीक है। तो 12th में टेस्ट होते हैं ज्यादा, ठीक है, कोई चीज ध्यान रखनी है, 12th में टेस्ट होते हैं ज्यादा, तो इसमें टेस्ट होगा तुम्हारा थर्ड। वीडियो तुम्हारी बनेगी बनेगी क्लास के साथ, ठीक है, और प्रोजेक्टर मैंने मंगा ही लिया है तो प्रोजेक्टर वाला काम भी हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम्हारी साथ साथ रहेंगी, ठीक है। और कुछ जो तुम ऐड ऑन कराना चाहते हो 11th के बाद तुम्हें लगता है कि 12th में सर ये चीज और अलग होनी चाहिए पढ़ाने में, या जो कमी लगी होगी ये चीज और हो जाए तो ज्यादा बेटर है, अपनी तरफ से सजेशन देना चाहो कुछ बताओ इस सेक्शन में? कुछ नहीं? आखिरी की सेक्शन में कुछ नहीं ना, तुम दिखाते रहो तो बोलोगे भी नहीं है भाई? अभी नहीं है पक्का? चलो अच्छी बात है। मेरे को तो बताओगे भाई यूनिक से कि हाँ सर थोड़ा ये हो जाता तो हमें मजा सा आ जाता, ऐड हो जाता तो, ठीक है। ये तो वो है जो हर साल चलता ही चलता है, मैंने जो चीजें बताई हैं तुम्हें ये चलती ही चलती है। मैं हाँ इस बार थोड़ा मैं क्या करूंगा नोट्स के साथ ना एक आधे क्वेश्चन में तुम्हें साथ साथ लिख पाऊंगा, ठीक है, कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो तुम्हें लिखवाऊंगा, बाकी बेसिक से तुम अलग से करके लाओगे, पर कुछ शुरू के तुम्हें कुछ लिखवाऊंगा, वो चीज नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बच्चे कर लेते हैं पर मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें मैंने एक चीज और इस साल कराई थी, वो कराया था मैंने नीट के क्वेश्चन कराए थे मैंने साथ साथ चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है नीट के साथ साथ कराने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, पर फायदा तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारा इसके अलावा फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा जो तुम्हें अलग से पढ़ना है सीयूटी के लिए या किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। पर इस बार मैंने सोचा है कि ये मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए ही रखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुरू के 8 या 10 बच्चों के लिए रखूंगा कि भाई महीने में 2 क्लास 3 क्लास मैं सिर्फ यही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हर बच्चा इस चीज को सीरियस नहीं लेता, वो कहते हैं हमारा तो टारगेट ही नहीं है नीट करना ये सब या सीयूटी देना, और बिना सीयूटी इन सब के तुम्हें एडमिशन मिलना नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा चीजें बेकार सी हो जाती है। तो मेरे को थोड़ा बच्चे वैसे चाहिए इस टॉपिक के लिए जो सच में चाहते हैं कि हमारा साथ साथ प्रिपेयर चले। कायदे से तो ये एंट्रेंस की बैच के साथ होता है कि तुम्हें एंट्रेंस और सीबीएसई दोनों लेना पड़े, पर इन्हें कराते हुए चलता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो डिपेंड करता है देखो कितने बच्चे रेडी होते हैं, अगर कई बच्चे रेडी हो गए तो ये साथ साथ चलेगा, कई बच्चे नहीं रेडी हो गए तो देखो कब तक चल पाता है ये, ठीक है। पिछली बार तो चल गया 7 8 चैप्टर तक चलाते रहे हैं, उसके बाद फिर फ्लो डिबेट करना, तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो नोट्स पे ध्यान देना अपने अच्छे से बनाने। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक पे जरा डाल लो। और फिजिक्स में क्या क्या हो गया स्टार्टिंग हो गई? हाँ चैप्टर 1 की स्टार्टिंग हो गई, कितना हो गया? थोड़ा आता होगा तो एक सेकंड। हेलो नमस्कार बोलिए। नहीं वो तो शायद चला गया, क्या पता फिजिक्स की क्लास ले रहा हो सकता है, फिजिक्स की क्यों लेगा, उसको तो पेपर हो गया यहाँ पे नहीं है,
पार्ट्स होते हैं वही आकर प्लांट के अंदर 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है एल्गी, दूसरा कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा, दूसरा कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा होता है, तीसरा कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा होता है, तीसरा कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा होता है। मैंने यहाँ पे जिम्नो लिखा था है ना, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट नहीं, ब्रायोफाइट उसके बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट इसमें 2 बार जिम्नोस्पर्म बोला तो मुझे लगा जिम्नोस्पर्म है, देन आता है जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट में क्या आएगा? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे प्लांट किंगडम जो है उसमें 5 तरीके के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो इन प्लांट किंगडम देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है? कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 11th में पढ़ा था हमने, ठीक है भाई? जो इसमें एंजियोस्पर्म होता है इसका कैरेक्टर होता है कि ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर कौन प्रोड्यूस कर सकता है? एंजियोस्पर्म कर सकता है। तो फ्लावर सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है? एंजियोस्पर्म कर सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर को पढ़ो आप दोबारा, क्या नाम है? पढ़ो जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम किस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है भाई? सेक्शन जो चैप्टर 1 है वो है अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि इस दुनिया में फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है? बताओ जी, एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है? तो अब जरा तुम पहले इतना लिख लो, फिर तुमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। रिकॉर्ड तो ठीक हो रहा है, उधर जो बल्ब की लाइट आ रही है ना वो अजीब सी लग रही है, बाकी तो ठीक लग रही है। इसका वो बदल के देखता हूँ क्या नाम है, कोई नहीं बाद में देखेंगे। अब वो सेट हो गया, ठीक है? तो अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे उसकी बात करते हैं। तो पहले मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ दोनों, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले डेफिनेशन बताओ। चलो, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, और वही तुम बताओ। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं, अलग बताना, एक तो हो गया तो कॉपी कर रहे हो। हाँ, वो तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, तुम कोई पकड़ लो जल्दी से जो तुम अलग बता पाओ, वरना वो सारे पॉइंट्स बता दिए ऐसे धीरे धीरे। बताओ सेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स बताओ। अभी याद नहीं भाई, अभी तो याद करना है, चैप्टर कल थोड़ी चल रहा है। अभी यहाँ चैप्टर कब चल रहा है ना, तो अभी बताना पड़ेगा। बताओ, बोलो भी सेक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब वो जो प्रोजेनी करता है, रिप्रोड्यूस अपने जैसे तो ये सेक्सुअल हो गया, ये सेक्सुअल अपने जैसे तो ये सेक्सुअल में होता है ना। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताओ, बताओ ये सेक्शन, रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो रिप्रोड्यूस करता है, डेफिनेशन तुमने बोल दिया रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन क्या होगा?
एसेक्सुअल का पहले कोई एग्जांपल बता। एसेक्सुअल का एग्जांपल हाँ जैसे और भी बच्चा है तो क्या बोला अच्छा अक्षर फिर शायद इस साल नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, बोलो उसके पापा उसे घर पढ़ाने के लिए आए थे इस साल में पढ़ाना होगा। आएगी चलो बताओ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सिलेबस बहुत कम है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है सिलेबस मान के चलो अक्टूबर तक खत्म हो जाता है ठीक है उसके बाद भी देख लेना एक आधे बच्चे इतने बेकार होंगे जो कहेंगे सर सिलेबस धीरे क्यों चल रहा है लिख के ले लो तुम आज बोल रहे हो ना बात दोबारा तुम्हें याद दिलाऊंगा ये बात जिसमें कुछ बच्चे प्राइवेट वाले खास तौर पर आएंगे बोलेंगे हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है हमारे 12 चैप्टर आ रहे हैं ठीक है इनका बायोटेक हो जाएगा अभी देख लेना 2 महीने में जुलाई तक इनका बायोटेक हो जाएगा और ये अगस्त में कहेंगे हमारा क्यों नहीं हुआ और अक्टूबर तक हमारा सिलेबस क्या हो जाता है नवंबर में नहीं आता सिलेबस कंप्लीट होता है और काउंट कर लो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और पेपर कब है मार्च 5 महीने हैं और ठंडा कर देते हैं भाई अगस्त में कंप्लेन कर देते हैं इससे बात क्या होगा बताओ जी बताओ रिप्रोडक्शन का मतलब बताओ मेरे को रिप्रोडक्शन का मतलब तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है फिर कोई तुम अपनी वाली बात करो क्या बताया था रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है एक इससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं हम ह्यूमन है हम भी अपने जैसे प्रोड्यूस करेंगे किसी प्रोसेस से प्रोड्यूस करेंगे ठीक है वो प्रोसेस चलो अभी डिस्कस नहीं करनी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्लियर होगी बात है तो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन क्या है प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे प्रोड्यूस करता है क्लियर होगी बात है अब रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल एसेक्सुअल जो होती है ये सब तुम्हें क्यों याद रखना ताकि बेसिक पता हो ठीक है बिना बेसिक के तुम आगे चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कोई फायदा नहीं है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो किसमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मान लो बैक्टीरिया है ठीक है तो बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करके कितने बैक्टीरिया में डिवाइड होगा दो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सेक्सुअल कौन सी प्रोसेस है एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होगा क्या कहते हैं इस प्रोसेस को इसको दो कहते हैं ना क्या हो गया एक सेकंड का बाइनरी फिजन क्या कहते हैं बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन कहते हैं एक बैक्टीरिया था उसने अपने अंदर बहुत सारी सेल बनाई हट गया सारी सेल बाहर निकल गई इसे क्या कहेंगे बताओ एक बैक्टीरिया था उसने अपने अंदर बहुत सारी सेल बनाई हट गया और सारी सेल बाहर आ गई और बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए क्या कहेंगे इसे मल्टीपल फिजन क्या कहेंगे मल्टीपल फिजन क्लियर होगी बात यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है भाई एक ही पेरेंट है कितना पेरेंट है कितना पेरेंट है एक पेरेंट ने दो या दो से अधिक बच्चे प्रोड्यूस करे एसेक्सुअल और पेरेंट कितना होता है एसेक्सुअल में एक क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे क्या कोई गैमेट बना स्पर्म में ऐसा कुछ करना नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एक पेरेंट होता है और कोई गैमेट अगर गैमेट बना नहीं है तो क्या गैमेट फ्यूज होगा सुना होगा ना स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है तो क्या यहाँ पे कोई जाइगोट बनेगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगी क्लियर है साथ साथ बोलोगे जाइगोट बनेगा क्या बच्चा पेरेंट से अलग होगा क्यों कारण बताओ ये फॉर्म नहीं हो रहा ना क्या नहीं फॉर्म होगा ये जाइगोट जाइगोट फॉर्म नहीं होगा तो उससे बच्चा अलग बनेगा क्या मतलब होगा कारण बताओ जाइगोट बनने से बच्चा अलग कैसे हो जाता है पेरेंट से कारण बताओ उसमें फादर का स्पर्म वाला कैरेक्टर और मदर का ओवा वाला कैरेक्टर एक साथ आता है और बच्चा उन दोनों से मिक्स होके बना है तो दो अलग अलग कैरेक्टर से मिक्स होके बच्चा बना है इसलिए जाइगोट जब बनता है तो बच्चा क्या होता है वही सक्षम अलग अलग अब रिपीट करो इसके सारे पॉइंट्स एसेक्सुअल के एसेक्सुअल मतलब एक तो गैमेट्स नहीं होते ये तो था ही नहीं पहला पॉइंट मतलब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता इसमें ये भी नहीं था पहला पॉइंट मतलब यही तो है इसमें एक पेरेंट होता है पहला पॉइंट था एक पेरेंट होता है दूसरा पॉइंट था गैमेट नहीं बनते वही तो क्या था डायरेक्ट नहीं जाना उसमें पहला क्या था एक एक पेरेंट पैरा था गैमेट नहीं बनते आगे जाइगोट भी नहीं होता
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट होते हैं? मोर देन वन। कितने होते हैं? गैमेट बनता है, गैमेट बनता है, स्पर्म और ओवा बनता है। तो गैमेट क्या होता है? फ्यूज। क्या होता है गैमेट? फ्यूज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनता है तो बच्चा पेरेंट से क्या होता है? अलग। और अलग को क्या कहते हैं? रिलेशन। ये होगी बात यहाँ पे। चलो तो क्वेश्चन ये है, जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। दूसरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होता है, ठीक है, पर क्या इसका फ्यूजन? गैमी, ठीक है? तो गैमी सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सिनगैमी। चलो दोबारा रिपीट करो एसेक्सुअल के बारे में। एक पैरेंट होता है, एक ही होता है, उसमें गैमेट्स नहीं होते, गैमेट्स नहीं बनते, होते नहीं है। नहीं बनते, और सही बोला करो स्टेटमेंट। हाँ गैमेट्स नहीं बनते, हाँ फिर उनका फ्यूजन नहीं होता, हाँ, तो जाइगोट भी नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, नहीं होती। फिर जो वो होते हैं ना वो बच्चे बच्चे तो सेम होते हैं। पेरेंट जैसे होते हैं। फिर क्या करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोन कहते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं क्लोन। ठीक है, इस पे आओ सेक्सुअल पे। इसमें ये दो होते हैं, दो क्या होते हैं? ये क्या है? दो बच्चे, दो बच्चे, बच्चे पैदा कर रहे हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स होते हैं दो, हाँ, दो बच्चे होते हैं ये जाइगोट फॉर्मेशन कर देते हैं ना, फिर जाइगोट बना दे डायरेक्ट। गैमेट्स, हाँ। गैमेट्स यूज करके जाइगोट बना देते हैं, हाँ, फिर इनसे अलग बच्चे बनते हैं। बच्चे इनसे अलग बनते हैं, इनसे अलग बच्चे नहीं, कुत्ता थोड़ी बन जाते हैं, बच्चा तो इंसान का जाता है। वो बच्चा पेरेंट जैसा नहीं होता, उसके पास खूबियां पेरेंट से अलग होती हैं। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताओ दोबारा क्या थी? और एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म हाँ। प्रोड्यूस करते हैं, क्या? एक कोई प्रोटीन, प्रोजेन, है ना? तो आप सही बोला ना सर ने, अब तुम रिपीट करो सब कुछ। पढ़ सकते हो ना तुम, लगता है ना कि पढ़ सकते हो, कोशिश करते ही चलो। बायोरिजन ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल का मतलब हो गया सिर्फ एक, ठीक है? तो इंग्लिश हो गई गलत, ध्यान रखो पड़ेगा। प्रोड्यूस, हाँ प्रोड्यूसिंग, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों के टाइप्स। बच्चा कैसा होता है? क्या कहते हैं उसे बच्चे को? क्लोन कहते हैं। आगे ठीक, बढ़िया, क्लियर हो गया बात? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वो ज्ञान है जो तुम्हें होना चाहिए, ठीक है? रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले अगर ये नहीं पता तो इसका मतलब बहुत दिक्कत है, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा और बेसिकली कि जो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स कौन से होते हैं? तो इसके याद रखने का तरीका है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ठीक है? फ्रॉम सर्वोदय राजकीय विद्यालय, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर सर्वोदय राजकीय विद्यालय, ठीक है भाई? तो यहाँ पे बडी, बी का मतलब क्या
बॉडी से क्या हो जाता है, डी अटैच, क्या हो जाता है सेक्शन, डी अटैच। और डी अटैच होने के बाद जो बर्ड होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग, दिस इज कॉल्ड बडिंग। अब यहाँ पे ये बताओ ये कौन सी बडिंग है, ये कौन सी बडिंग है, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? अभी तुम्हारा 11th का क्वेश्चन हो गया, आरएच व्हिटेकर का चार्ट याद करो, याद था आरएच व्हिटेकर का चार्ट, एल्गी ओ सॉरी किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस ऐसे करके लिखा हुआ था। उसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, फिर उनके कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। याद आ रहा है, न्यूक्लियर मेंबर एंड एब्सेंट, न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट ऐसे करके चार्ट था 11th में, ठीक है। उसके बेसिस पे बताओ कि ये जो यहाँ प्रोसेस हुई ये यूनिसेलुलर हो रही है या मल्टी सेलुलर, मतलब बडिंग। व्हाई? आंसर सही है, तुम बताओ सेक्शन, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के कारण बोलो भाई। ये मल्टी सेलुलर है क्योंकि ये मल्टी उसमें हो रहा है ना, किसमें? जैसे ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसमें से, इसी में से। अबे ये थोड़ी बेकार है, आगे लगा हिंट भी दे दी मैं, तुम बताओ भाई। बस यही आंसर इसका, क्योंकि ये एनिमल है, एनिमल, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, सिंपल सी बात है। आया समझ में आंसर है? इतना इजी आंसर पता नहीं क्या बता रहा है। चलो जी एक और बड़ी बता रहा हूं, तो ये ईस्ट है, कौन है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, फंगस, क्या होता है, फंगस। तो ईस्ट जो होता है वो अपने ऊपर, ये ईस्ट है, वो ईस्ट अपने ऊपर एक छोटी सेल बना देता है, ठीक है। और इस छोटी सेल का नाम क्या होता है सेक्शन, बर्ड नाम होता है। फिर ये बर्ड ईस्ट के ऊपर से डी अटैच हो जाता है और दो ईस्ट बन जाती है, ईस्ट 1 और ईस्ट 2। अब बताओ ये कौन सी बड़ी हुई, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? बोलो जी, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? क्यों, कारण बताओ, तुम बताओ। क्योंकि ये ईस्ट है। अब तो ईस्ट है तो क्या हुआ, ईस्ट में क्या ऐसा होता है कि यूनिसेलुलर है? बताओ, क्या पढ़ा है ईस्ट के बारे में, कुछ पढ़ा है? फंगस तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक ऐसी फंगस है जो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, इसलिए इसकी बडिंग कैसी हुई, यूनिसेलुलर हुई। तो इससे क्या पता चला कि बडिंग कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक टाइप और होता है बडिंग का, ये बताओ, ये एक्सटर्नल बडिंग है या इंटरनल बडिंग है? एक्सटर्नल, क्यों, बर्ड बाहर है, बर्ड बाहर है, इंटरनल बडिंग भी होती होगी। तो एक्सटर्नल बडिंग है, इंटरनल बडिंग किसमें होती है, तीसरी टाइप समझते हैं, पॉलीपैरा, ठीक है। तो पॉलीपैरा जो स्पॉन्जिस जिसमें पढ़ा, तो पॉलीपैरा के अंदर इंटरनल बर्ड बनते हैं जिनका नाम होता है जेम्यूल्स, जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। तो जेम्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनल। फिर दोबारा बताओ ये कौन सी बडिंग, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? बताओ सेक्शन, ये मल्टी सेलुलर बडिंग है या यूनिसेलुलर बडिंग? इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, यूनिसेलुलर। पॉलीपैरा, क्या नाम है इसका, पॉलीपैरा। आप सोचो पॉलीपैरा किसमें आता था, यूनिसेलुलर। तो मेरे को कौन से किंगडम में आता था वो सोच के बोलो आंसर। कौन से किंगडम में? हाँ। पॉलीफेरा। हाँ, पॉलीपैरा, सिलेंड्रेटा, ये सब किसमें पढ़ा था, एनिमल किंगडम में। एनिमल। एनिमल कैसे होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। फिर कौन सी बडिंग थी, मल्टी सेलुलर, ठीक है भाई। तो ये होगी बडिंग, बड़ी थी बडिंग कितनी थी, चलो ये तो बडिंग हो गई है ना, इसे पता होना चाहिए बच्चे को बेसिक। अब आता है फ्यूजन, ठीक है, क्या आता है, फ्यूजन। ये बेसिक है, मतलब ये नहीं भी लिखो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लिखना तो लिख लो, बस मुझे लगता है कि तुम आज को इतना अभी नहीं पता, लिख लो, ये समझा दूंगा मैं धीरे धीरे, थोड़ा बेसिक आ जाएगा ना तो फिर आगे चैप्टर अच्छे से समझ में, लिख लो बस। लिख लो, ऐसे भी एंड ही हो जाएगी क्लास। आ रहा है मुझे तो 12th पढ़ने में, अभी कहाँ, अभी तो 12th इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि है ही नहीं सिलेबस।